हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। यूके से आने वाली फ़्लाइट्स इंडिया में खास करके बैन कर दी गई है। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे देशों ने यूके से आने वाले ट्रैवलर्स को बैन किया है। उसका कारण है वहाँ कोई नया प्रकार मिला है, नोवेल कोरोना वायरस का ही एक नई नस्ल मिली है उसी की, जो केसेस बढ़ाने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हो, ये अच्छे खासे वॉकेब्स इसमें से हमें समझने को मिलेंगे। इस बार मैं ऐसा करने वाला हूँ, आर्टिकल पूरा डिस्कस करूँगा, लेकिन वॉकेब आप लास्ट में जब देखोगे तो सिर्फ देखने से ही आपको समझ में आ जाएंगे, मैंने डिस्कस वापस नहीं करने पड़ेंगे। देखते हैं। वायरस वेरिएंट ऑन टेम्पररी ट्रैवल बैन फ्रॉम यूके। यूके से आने वाले लोगों के लिए अभी बैन लगा दिया गया है। इंक्रीज्ड ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब एक से दूसरे की ओर फैलने की क्षमता, ये एक और रीज़न है हम फॉलो करें किस बात को। नॉन फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम तो थे ही थे, लेकिन यहाँ और इंटरवेंशंस दखल अंदाजियाँ है जो नॉन फार्मास्यूटिकल है, उसको भी ध्यान देना का एक कारण मिल गया। विथ नियरली अ डजन कंट्रीज इन यूरोप, मैंने आपको अभी बताया यूरोप में 12 से ज़्यादा कंट्री और एल्सवेयर टेम्पररीली बैनिंग ट्रैवल फ्रॉम यूके, वो लोग बैन कर रहे हैं आने वाले पैसेंजर्स को जो यूके से आते हो, आफ्टर अ न्यू वेरिएंट ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज फाउंड टू बी कॉजिंग एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ न्यू केसेस देयर। जब पता चला कि वहाँ ये नया जो प्रकार है, नया जो वेरायंट है, वो केसेस बढ़ाने का काम कर रहा है, भारत ने भी हैज़ फॉलोड सूट। तो फॉलो सूट का मतलब ये होता है जो और कोई कर रहा है वो हम भी करें, मतलब एक तरह से इमिटेट करना। ठीक है, आगे। फ्लाइट्स विथ सम एक्सेप्शंस हैव बीन टेम्पररीली सस्पेंडेड फ्रॉम ट्यूसडे नाइट टिल 31 दिसंबर। ठीक है, कुछ फ्लाइट्स को छोड़ दिया, हो सकता है मेडिकल हो सकता है एसेंशियल सर्विसेज हो, ऐसी चीज़ों को छोड़ के बाकी सब फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक भारत ने बैन कर दिया है, खास करके से यूके से आने वाली। ऑन सैटरडे शनिवार की बात करें, द यूके इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस इन ग्रेटर लंदन, लंदन में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, एंड मच ऑफ द साउथ ईस्ट इंग्लैंड। अगर आपने देखा है तो फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हर जगह उन्होंने 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन का कुछ लॉकडाउन लगाया हुआ है। द वेरायंट, उसका नाम दिया है द फर्स्ट वेरायंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दिसंबर 2020 हैज़ 23 म्यूटेशंस इन ऑल। म्यूटेशंस का मतलब होता है उसमें आने वाले सारे ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और ऐसे बदलते हुए रूप को अगर सब गिने जाए तो ऐसे अलग अलग 23 तरह के उसमें म्यूटेशंस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। आगे देखते हैं। दो a few of these are seen in the region of the virus that binds to the human receptor। ये ह्यूमन रिसेप्टर क्या होता है भाई? ह्यूमन बीइंग्स का जो नोज होता है, ठीक है, वैसे तो मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इस वायरस को कैच कर लेते हैं। तो बाइंड मतलब उसके साथ जुड़ जाना। एक सिंगल म्यूटेशन जिसका नाम है N51Y हैज़ बिन फाउंड टू इंक्रीज द बाइंडिंग अफिनिटी। तो ये एक इसी के अंदर का एक तत्व है N51Y, जो पता चला कि वो बाइंड करना मतलब किसी को पकड़ लेना, होल्ड कर लेना। ऐसी अफिनिटी मतलब सिमिलैरिटी या एक तरह से रेपो जिसे कहते हैं, नज़दीकी बढ़ जाना। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिसेप्टर आता है नाक के अंदर उसके साथ, और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल बन रहा है। उन्होंने साफ साफ लिखा है मेकिंग द वेरिएंट मोर ट्रांसमिसिबल। ऑन December 20 कोविड-19 जीनोमिक्स, जीनोमिक्स का मतलब होता है जितने भी जीन्स आते हैं ना, ये जेनेटिक्स आती है ना, उसको स्टडी करने का पूरा शास्त्र या उसका एक पूरा सिस्टम, उसे ऐसे करने वाले लोगों को भी कहा जाता है जीनोमिक्स। यूके कंजोर्टियम, कंजोर्टियम का मतलब ही होता है एसोसिएशन, उसका पूरा जो टीम होता है, ग्रुप होता है, कमिटी होता है, विच आइडेंटिफाइड द वेरायंट ऑन September 20। आप चेक करो, आज आप जब 22-23 तारीख को ये न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो ये एक्चुअली उनको वेरिएंट कब मिला था? September 20 को मिला था। सेड द वेरिएंट हैज़ बीन ग्रोइंग इन फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ते जा रही है सिंस November 20। तो नवंबर तक तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा बाहर डिस्कस करना ज़रूरी समझा नहीं। खैर, वो उनका मेडिकल प्रोटोकॉल है, उनके हिसाब से बराबर ही होंगे, हमें उसके ऊपर कोई जजमेंट लेना नहीं है। एन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ SARS, दैट इज, उसका मीनिंग आपको आई थिंक आगे पता भी होगा, मैंने बताया था। ठीक है, चलो और आगे। सिस्टमेटिक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, चलिए। कोविड 2 केसेस इन द यूके, उस कारण से केसेस बढ़ रहे हैं।
बेस्ड ऑन मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब एक तरह का ट्रायल एंड एरर किया जाता है, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी 70% मोर ट्रांसमिटेबल या ट्रांसमिसिबल, बट दिस इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड इन लैब एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कुछ अपने हिसाब से कुछ ट्रायल मेथड अपनाया होगा, उसमें उनका कहना है कि 70% तक बढ़ोतरी हुई है ट्रांसमिसिबल बनने में, लेकिन अभी भी लैब एक्सपेरिमेंट्स होने बाकी हैं। द यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का ये कहना है दैट इन अ प्रिलिमिनरी स्टडी, बच्चों आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स देते हो ना, तो वैसे उनका भी प्राइमरी स्टडी जो था, द वेरिएंट हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज बाय ओवर 0.4 द नंबर ऑफ पीपल अ पर्सन कैन इन्फेक्ट। इन शॉर्ट, पहले अगर 10 लोगों को इन्फेक्ट करता था, अब जरा पूरा वापिस पढ़ो, has the potential to increase by over 0.4 the number of people a person can infect। अगर अभी 10 लोगों को करता था तो इसका गुना 0.4 कर दो तो और 4 लोग बढ़ जाएंगे इन्फेक्ट होने वाले की संख्याओं में। ऐसा करके उन्होंने कुछ रेशियो बताया। देयर इज़ नो एविडेंस एज येट, लेकिन उसका अभी तक कोई स्पेसिफिक कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला है दैट इट कैन कॉज एनी चेंज इन डिजीज सिवेरिटी, जिससे कि पता चले कि भाई उसकी जो गंभीरता है ना वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी या रिस्क, वो अभी तक कुछ पता चला नहीं है। आगे देखते हैं। दो द N51Y एंड अदर म्यूटेशंस, जैसे बताया था ना, और 22 म्यूटेशंस और ये एक, ठीक है, आर फाउंड इन द स्पाइक प्रोटीन, इसे शॉर्ट में एस प्रोटीन भी कहा जाता है। मैं कोई मेडिकल का बंदा तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एस प्रोटीन क्या है एक्चुअली में वो अभी लास्ट में वॉकेब में आपको समझाया है, तो हम तभी देख लेंगे। रीजन ऑफ द वायरस, इट इज़ अनलाइकली मतलब लेस पॉसिबिलिटी है या ऑलमोस्ट नो पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, दैट द म्यूटेशंस वुड मेक द टू कोविड वैक्सीन्स दैट हैव सिक्योर्ड इमरजेंसी यूज अप्रूवल। अब ये समझ लो हिंदू एडिटोरियल क्या कहना चाहता है। ये संभावना कम है कि ये जो नए नए उसके रूप निकल के आ रहे हैं ना, वो क्या कर देंगे, दो जो वैक्सीन अभी फाइनल हुई है ना, जिनको इमरजेंसी यूज़ की अप्रूवल मिली है ना, एंड द वंस इन द फाइनल स्टेज ऑफ टेस्टिंग है ना, उसको लेस इफेक्टिव बना देंगे। ऐसे चांसेस कैसे है, लेस पॉसिबिलिटी है। आप पूरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करके वापस पढ़ोगे तो आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आएगा। उनका ये कहना है कि ओवरऑल ये पॉसिबिलिटी कम है कि जो वैक्सीन हमने डेवलप कर ली है उसको लेस इफेक्टिव बना देगा ये नया प्रकार जो वायरस का निकल के आया है, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि वैक्सीन प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट मैनी रीजन्स ऑफ द स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन के जितने भी अलग अलग हिस्से आते हैं उन सब के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करने का ये वैक्सीन काम करती है, खास करके फाइजर जो कि 95% इफेक्टिव है। ठीक है, ये रही पी फाइजर, फाइजर इसे बोलते हैं। एंड देर इज ऑल्सो द टी सेल इम्यूनिटी। ये टी सेल इम्यूनिटी क्या है आगे देखते हैं। दैट वुड कम इन टू प्ले टू क्लियर द वायरस। तो ये एक तरह की इम्यूनिटी है, जितने टी सेल बढ़ जाएंगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो वैसे भी आपको वायरस का इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। हावेवर, हालांकि एज द वायरस एक्यूमुलेट, मतलब जैसे जैसे उसकी कलेक्टिविटी या कलेक्टिव पावर बढ़ता है, मोर म्यूटेशंस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वैक्सीन्स माइट रिक्वायर माइनर ट्वीकिंग। ट्वीकिंग का मतलब होता है उसमें थोड़ा ट्विस्ट करना, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना, उसमें थोड़ा चेंज करना। ठीक है, ऐसा कुछ तोड़ मरोड़ करना पड़ सकता है अगर आगे जाके ऐसा कुछ हुआ तो। आइए आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। द इमरजेंस मतलब उसका पैदा होना, उसका बढ़ने लगना, जो नया वेरिएंट है वो अंडरलाइन करता है, मतलब एम्फेसाइज करता है, इम्पोर्टेंस बताता है किसका, द कंपल्शन टू अंडरटेक सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है एक तरह का सर्वे, कि अभी भी सर्वे तो करना ही पड़ेगा। फॉलोइंग वैक्सीनेशन, जिसमें वैक्सीनेशन आ जाएगा, और आगे लिखा है टू ट्रैक वैक्सीन इफेक्टिवनेस। उसके बाद आपको फॉलोअप में ये भी देखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। एंड टू लुक फॉर अपीयरेंस ऑफ वैक्सीन एस्केप म्यूटेंट्स। क्या कोई ऐसे जीव उसमें बन के आ रहे हैं जो इस वैक्सीन से भी बच निकलते हैं। अगर ऐसा होता है तो खतरे की घंटी और बढ़ जाएगी। SARS-CoV-2 बीइंग एन RNA वायरस, RNA वायरस क्या है, एक प्रकार का वायरस, कैटेगरी है कोविड-19 का, टेंड्स टू हैव अ हायर म्यूटेशन रेट। ठीक है, तो उसका जो RNA वायरस है उसका म्यूटेशन बहुत जल्दी होते रहता है, मतलब अलग अलग नए उसके प्रकार बनाते रहता है। बट द प्रेजेंस ऑफ 23 म्यूटेशंस, लेकिन ऑलरेडी जो 23 उसमें म्यूटेशंस है ही,
वो स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं दैट द वेरिएंट हैज़ नॉट इमर्ज्ड थ्रू ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस। उनका ये कहना है कि ये जो वेरिएंट है ना वो वैसे ही अचानक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो चुका है, इतना बड़ा ऐसा नहीं है, ये अचानक बढ़ा है, ऐसा उनका कहना है शायद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू COGU के जो उनका पूरा डिपार्टमेंट है जो मेडिकल फील्ड पे भी काम करता है, इट इज़ प्रोबेबली ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड का मतलब ये होता है जिसको और ज़्यादा लंबा दिया गया और डिलेड हो गया। 10 दिन लगने थे, 15 दिन लग गए तो प्रोलॉन्ग हो गया। इन्फेक्शन इन अ सिंगल पेशेंट, एक ही पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन था वो बहुत दिनों तक चला। पोटेंशियली विथ रिड्यूस्ड इम्यून कम्पिटेंस, वो भी ऐसा पेशेंट जिसकी खुद की इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं थी तो वो अच्छे से लड़ नहीं पाया। बच्चों, इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करते समय मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। मुझे भी जब कोविड-19 हुआ था तो मैंने कोई CT स्कैन नहीं करवाया था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपके सिम्टम्स नॉर्मल है और आप फिर भी स्ट्रांग लग रहे हो, तो इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ा और मैं बहुत जल्द उसमें से रिकवर होकर बाहर आ गया। तो यही बात वो समझा रहे। वाइल अ फ्यू केसेस कॉज्ड बाय द न्यू वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड, फिर भी कुछ केसेस हैं जो ये जो नया प्रकार आया ना उस कारण से रिपोर्ट किए गए हैं। द एक्सटेंट ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड इज अननोन, ये जो वेरिएंट है वो क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी फैलने लगा है या नहीं, उसके बारे में अभी कोई पक्की जानकारी है नहीं, लेकिन ज़्यादातर देशों ने इसके लिए प्रिकॉशन अभी से लेना शुरू कर दिया है। आगे, सिंस फार फ्यूअर SARS-CoV-2 जीनोम्स, मतलब जो उसके जेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो आर सीक्वेंस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन इंडिया, उसका जो एक ढांचा रहता है ना उसको हमारे यहाँ के साइंटिस्ट भी क्या करते रहते हैं, उसका सीक्वेंस रेगुलर इंटरवल पे बनाते रहते हैं क्योंकि उस सीक्वेंस के आधार पे हमें उस कोविड-19 की चाल समझ में आती है, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी वो समझ में आता है, और उसमें भी हमें भी कोई म्यूटेशन करने पड़ेंगे जैसे वायरस खुद करता है तो वो भी पता चलेगा। इट इज़ अनक्लियर, अभी तक ये बात तय नहीं हुई है, इफ़ द वेरिएंट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, कि भारत में भी क्या ये वेरिएंट ऑलरेडी है या नहीं है, वो एक डर तो वैसे भी है। द इमरजेंस ऑफ द न्यू वेरिएंट, जो नया वेरिएंट आ चुका है विथ इंक्रीज्ड ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसमें फैलने की क्षमता बढ़ चुकी है, ये और एक कारण है कि क्यों नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। देखो, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है तो जो ड्रग डेवलप करने में, वैक्सीन डेवलप करने के कारण जो दिक्कतें आती है वो, लेकिन यहाँ तो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जो एक नया वायरस बन के उसी का प्रकार आ चुका है उस कारण से आया है, उसको हमने स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए वो लोग लिख के दे रहे हैं कि शुड बी स्ट्रिक्टली अडियर्ड टू। अडियर टू का मतलब होता है होल्ड ऑन टू या होल्ड टू या फिर फॉलो, उस बात को निगरानी रखना, उसके ऊपर नज़र रखना, या एक तरह से स्टिक टू, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए सारे काम करना। आइए देखते हैं वोकैब्स। फॉलो सूट, ये मैंने फॉलोड सूट वहाँ से डायरेक्ट उठाया है इसलिए फॉलोड सूट लिखा है, नहीं तो एक्चुअली में क्या आएगा, मैं यहाँ पे सुधार के लिख देता हूँ आपके लिए, फॉलो सूट। ठीक है, ओके। तो इमिटेट करना या डू समवन एल्स, जैसा किसी और ने किया है वैसा ही करना। म्यूटेट मतलब चेंज इन द फॉर्म और नेचर, मेटामॉर्फोज होना या ट्रांसम्यूट होना, मैंने और एक बताया था उसमें क्या होना, ट्रांसफॉर्मेशंस आना। ठीक है, और आगे देखते हैं। बाइंड मतलब टाई, फासन जुड़ जाना। एफिनिटी मतलब हारमोनी, रेपो जो मैंने बताया। जीनोमिक्स का मतलब आप देख लो, द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ अ पर्सनस जीन्स, उसके जितने भी जीनम्स है उसका स्टडी करना। कंजोर्टियम मतलब ग्रुप। अच्छा, एस प्रोटीन इज द मेन एंटीजन कंपोनेंट, एंटीजन का मतलब ये होता है एंटीबॉडीज इन ऑल द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ द SARS-CoV-2। ट्वीक का मतलब होता है ट्विस्ट करना, टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। म्यूटेंट मतलब जो ऑर्गेनिज्म जीवाणु होता है या न्यू जेनेटिक कैरेक्टर होता है जो अराइज होता है, मतलब पैदा होता है या परिणामित होता है फ्रॉम एन इंस्टेंस ऑफ म्यूटेशन, उसे कहा जाता है म्यूटेंट। तो म्यूटेंट से आया म्यूटेशन या म्यूटेशन से आया म्यूटेंट। ठीक है, ठीक है, और आगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, RNA, ये एक तरह का 3 मेजर बायोलॉजिकल जो मैक्रोमोलेक्यूल सूक्ष्म कीटक होते हैं ना, दैट आर, या एक तरह के क्या कहते हैं उसे, जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस, दैट आर एसेंशियल फॉर ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ अलोंग विथ DNA एंड प्रोटीन्स। ये RNA जब तक रहेंगे तभी तक उसमें जीवन रहेगा,
वो बातें हैं। अधियर टू मतलब फॉलो, या क्लिंग मतलब एकदम पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, टू बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। तो यहाँ तो हमारे लिए ये काम का आएगा, इसको हमने ध्यान देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप और दूसरे सेंस में देखो, तो यहाँ देखो, ये और एक कारण है कि शुड बी स्ट्रिक्टली अधियर टू, मतलब उसको भी अटेंशन देना पड़ेगा, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, तो फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा आर्टिकल। बहुत कम समय में बहुत अच्छा वाला आर्टिकल डिस्कस कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में यूके से ऐसी एक फ़्लाइट आई थी, उसमें 20 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब सेकेंड वेव की बातें बहुत उड़ने लगी है वापस। बहुत बार आगे भी बातें हुई सेकेंड वेव सेकेंड वेव, लेकिन अब फाइनली लग रहा है कि सेकेंड वेव आ रहा है। तो अब अपनी पकड़, अपनी इम्यूनिटी पे और अच्छी बना लीजिएगा, ताकि आप इससे बच सको और सुरक्षित रह सको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। बाय बाय।